हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज़ यार कमेंट किया करो, प्लीज़ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करती हूँ। जिनको अच्छे लगे वो लोग कमेंट कर ही दिया करो, और वो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी को। हमने देखा था विंग गायब हो चुका था, विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, और यहाँ पे वांग जी एकदम टूट के बिखर चुका था। उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, विंग कहाँ चला गया उसे छोड़ के, वो अब क्या करेगा। और वांग जी इधर बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। और हमें दिखाते हैं अभी जो मैडम लैन थी वो विंग के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, विंग को गालियाँ दे रही थी और बहुत बुरा बुरा कह रही थी, जो सुनते ही वांग जी का दिमाग ख़राब हो जाता था। क्योंकि हर बार मैडम ही हमेशा विंग को ही ऐसे बुरा भला बोलती हैं, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी नहीं चाहता कि विंग को कोई ऐसे कोसे, कोई ऐसे गालियाँ दे, लेकिन मैडम लैन तो कोई बात ही नहीं समझती है। वो बस हमेशा विंग को ही बुरा घोषित करने में लगी रहती है, यही वांग जी सोचता है। और वांग जी को बहुत बुरा लगा था, और वो फिर से कहता है, मॉम मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप विंग के बारे में कुछ भी मत बोला करिए, कुछ भी नहीं। मैं विंग के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता हूँ, और अगर आपने विंग के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा मॉम, बस आप शांत रहिए और विंग के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं अपना संभाल लूँगा। तब मैडम लान कहती है, वांग जी तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही सोचती हूँ, और मैं इसलिए उस लड़के को ऐसा बोल रही हूँ। वो लड़का कैसे तुम्हें छोड़ के जा सकता है, तुम उससे इतना प्यार करते थे और तुम्हें वो छोड़ के चला गया। तब वांग जी कहता, मॉम बस करिए मॉम, आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, और मैं किसी को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगा, सब लोग यहाँ से चले जाओ। और ये कह के वो अपनी मॉम को जाने को कहता, पर उसकी मॉम नहीं जाती, वो खड़ी रहती। और इधर जो सीसी थी वो भी उल्टा सीधा विंग को गालियाँ दिए जाती। ये सुनते ही वांग जी का एकदम पारा चढ़ जाता, और वो जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो फ्लावर वॉश फेंक के मारता है और जाके सीसी के पैर पे लगता है, और सीसी जोर से चिल्लाती है और कहती है, वांग जी ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांग जी कहता है, तुम मेरी दोस्त हो ना, तो दोस्त की तरह बस रहो, और मेरे मैटर में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे जो करूँ अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर लूँ, तो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा ना कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, पर नहीं, तुम हो जो एक बेकार इंसान की तरह यहाँ पे पड़ी हुई हो। तब सीसी कहती, वांग जी तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वांग जी खड़ा होता और कहता, हम मुझसे प्यार करती हो, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें बस दास कर रहा था अभी तक, क्योंकि तुम मेरी बचपन की दोस्त थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी चीज़ का बुरा लगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी और बातें नहीं सुन सकता। मैं एकदम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे सामने कभी मत आना, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ सीसी, सच में मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ सीसी से, चली जाओ। और वांग जी बहुत चिल्लाता है। तभी वहाँ पे सिया आती है और सिया कहती है, आप लोग को समझ में नहीं क्या आ रहा है, वांग जी ब्रदर नहीं चाहते उनके पास कोई रहे, तो आप लोग क्यों यहाँ पे उनको परेशान कर रहे हो, आप लोग चले जाओ ना, क्यों यहाँ पे खड़े हो। और ये कह के वो भी चिल्लाती है। तभी वहाँ पे कुनान आता है और कुनान कहते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम लोग आखिर में करना क्या चाहते हो, तुम लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। तब जो सीसी थी वो कहती है, अंकल वो वांग जी मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। तब जो मतलब मिस्टर लान थे वो कहते हैं, तुम शांत रहो सीसी, मुझे बात करने दो। और ये कह के वो जाते और कहते हैं, वांग जी ये सब क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाहते हो, और उस ओमेगा के लिए तुम इतना ज़्यादा ऐसे पागल हो जाओगे, मैंने सोचा नहीं था, अगर मुझे पता होता ना तो उस ओमेगा को मैं तुमसे दूर ही रखता। तब वांग जी कहता है, डैड आप तो शांत ही रहिए, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, आपने पिंक को पनिशमेंट दी थी, जो उसे जैसे गार्डन में काम करना पड़ा था, उसे फूलों में पानी डालना पड़ा, उसे घास काटनी पड़ी, उसे ये सब करना पड़ा आपकी वजह से डैड, आपकी वजह से। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, ओह तो तुम्हें लगता है मेरी वजह से वो तुम्हें छोड़ के गया है। और वांग जी ये तुम भूल रहे हो, ये वो मेरी वजह से तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, वो तुम्हारी वजह से तुम्हें छोड़ के गया है। तुम हो जो उसको संभाल नहीं पाए, तुम हो जो उसका कभी साथ नहीं दे पाए। अगर मैंने उसे पनिशमेंट दिया तो तुम्हें उसकी तरफ से बोलना चाहिए था ना मुझसे, तुमने क्यों नहीं बोला। और तुम किस हक से आके मुझे ऐसे बोल सकते हो, तो मैं कोई हक नहीं है मुझे ऐसे बोलने की, समझे वांग जी। तब वांग जी कहता है, डैड आप बहुत बुरे हैं, डैड बहुत बुरे हैं, मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, मेरे साथ ऐसा, मुझे मेरा विंग भी छोड़ के चला गया, मैं अब क्या करूँगा डैड, क्या करूँगा। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, देखो वांग जी मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो भी करना है वो तुम अपना देख लो, क्योंकि नहीं चाहता हूँ कि इन सब का जो भी चीज़ें हो रिजल्ट
मेरे ऑफिस के काम पे पड़े या फिर मेरे कंपनी पर पड़े, मैं अपनी कंपनी को नीचे आता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए तुम ये सारा मैटर अपना खुद ही सुलझाओ और फिर ऑफिस को ज्वाइन करो, क्योंकि मैं अपना एक एक टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करता हूँ, समझे। और मुझे मेरा एक एक टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। तब वांगजी कहता है, डैड डैड आप कैसे हो? आपको अपने बेटे की दुख की दर्द की कुछ नहीं पड़ी है। बस आप बस अपना प्रॉफिट देखते हो, हर जगह अपना प्रॉफिट देखते हो, हर जगह। डैड आप बहुत बुरे हो। और ये कह के वो सबको अपने रूम से बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने के बाद वो अपने रूम को बंद कर लेता है। और वहाँ पे जो कुछ पेपर्स थे और पता नहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थे जो एक वाइट कलर के बॉक्स में बंद करके वांगजी ने रखा हुआ था, उसको निकालता है और उसमें आग लगा देता है। और बाहर जो थी वो धुआं आ रहा था। और ये देख के मैडम लाइन परेशान जाती है और कहती है, मेरे बेटा आग लगा लिया, मेरे बेटा आग लगा लिया। तब उसके फादर कहते हैं कि जो भी आग लगी उसे लगने दो, और वैसे भी अभी कुछ टाइम में आग बुझ भी जाएगी और वांगजी बाहर आ जाएगा। बस उसे अभी अकेला छोड़ दो, उसे अकेला ही छोड़ना ज़्यादा बेटर है। तब मैडम लाइन कहती है, तुम आप ये कैसे कह रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? वो मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं उसे इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख पाऊंगी। आप लोग कुछ करो आप लोग। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं, तुम पागल हो गए क्या? पहले तो तुम ही उस विंग को पसंद नहीं करते थे और अब तुम्हारा बेटा उस विंग के पीछे पागल हो गया तो तुम अब ऐसे बिहेव कर रही हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग कितने ज़्यादा अजीब इंसान हो। तुम लोग पहले तो एक इंसान से नफरत करोगे और अब सोल्यूशन मांग रहे हो। और तुम्हें पता है वो सोल्यूशन कहाँ तुम्हें मिलेगा? तुम्हें विंग के पास मिलेगा। और ये कह के वो चले जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे मैडम लाइन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे ही अभी 1 हफ्ते बीत चुके थे और वांगजी के अंदर कोई भी रिकवरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपने रूम में बस पड़ा रहता था, दिन भर ड्रिंक करता था, बस विंग नाम जपता रहता था। और इससे जो मैडम लान थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था आखिर में उस विंग के अंदर था क्या। जो मेरा बेटा उसके पीछे इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, वो सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान है ये सब देख के। और इधर जो सीसी है वो भी कहती रहती है, आंटी अब मैं क्या करूँगी? वांगजी तो विंग से इतना प्यार करता है, उसके वो विंग भी पता नहीं कहाँ चला गया वांगजी को ऐसे छोड़ के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आंटी मेरे साथ क्या होगा। पर मैडम लान उसे सांत्वना दे देती थी कि तुम्हारी शादी वांगजी से होगी, तुम टेंशन मत लो, वो जा चुका है ओमेगा और अब वो वांगजी की लाइफ में कभी नहीं आएगा। और अभी 1 हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे बेल बजता है उनके जो डोर थी उसका। और जब बेल बजता है तब अभी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। और जब वहाँ पे मेड डोर खोलती है तब वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। ये देख के वो मेड हैरान हो जाती है और फिर वो जाती है अंदर और उन लोगों से कहती है कि पुलिस वाले आए हैं। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर में पुलिस क्यों आई है। और जैसे वो लोग पुलिस वालों के पास आते हैं वैसे वो पूछते हैं लैन वांगजी के बारे में। तब लैन वांगजी को बुलाया जाता है और अभी लैन वांगजी अपने रूम में ही था और वो एकदम अजीब दिख रहा था। मतलब उसके बाल ऐसे खड़े खड़े थे और पूरा अपने आप को एकदम मिस बना के रखा था। उसके कपड़े भी ढंग से नहीं थे। जो इंसान हमेशा परफेक्ट ड्रेसिंग करता था वो आज इतना बेकार दिख रहा है, किसी को बिलीव ही नहीं होगा अगर कोई जाके ऐसा बोलेगा। सब लोग यही सोचते थे। और वांगजी धीरे धीरे नीचे आता है और तब वांगजी के सामने वो पुलिस वाले एक रिंग करते हैं और एक वॉच को करते हैं और कहते हैं, देखिए हमें ये मिला है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं आपने अपने हस्बैंड की कंप्लेन कराई थी और आपके हस्बैंड अभी तक मिले नहीं, तो आप ये देख लीजिए ये हमें पहाड़ी के नीचे मिला है एक डेड बॉडी के साथ। तब जो वांगजी था वो एकदम शॉक और वो उस रिंग को पकड़ लेता है वो और वो उस रिंग को देखते हुए कहता है, ये तो मेरी इंगेजमेंट रिंग है, ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है। और तभी वो वॉच दिखाता और वांगजी वो वॉच भी देख के पहचान जाता है, क्योंकि ये वॉच वांगजी ने विंग को दिया हुआ था। ये देख के वांगजी रोने लगता है। वो वहीं पे बैठ के एकदम टूट चुका था, वो एकदम रोए जा रहा था। और ये सब देख के वो सब लोग पूरी फैमिली शॉक, क्या विंग मर गया? विंग अब जिंदा नहीं है? पर वहाँ पे बस 2 लोग थे जो दुखी थे, लैन शिजान और जो सिया थी, वो दोनों। और सब फैमिली ऐसे ही खड़ी थी। और जो मिस्टर लैन थे उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, चाहे जो हो उन्हें क्या। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो मैडम लैन थी वो एकदम शॉक और सीसी भी एकदम शॉक। ये दोनों बस एकदम शॉक हो गए, बस उसी तरफ देख रही थी। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ तो इशारे कर रही थी, पर यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि आखिर में इन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही हैं। और इधर वांगजी रोने लगा था और ये सुनते ही सीसी भी जाती है और सीसी अपने ब्रदर को पकड़ के रोने लगती है और कहती है, ब्रदर ये क्या हो गया? ब्रदर ये क्या हो गया? विंग हमें छोड़ के चला गया, ब्रदर चला गया, विंग चला गया। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं विंग नहीं जा सकता मुझे छोड़ के, विंग नहीं जा सकता। और ये कह के वो अपने आंसुओं को पोंछता और तुरंत खड़ा होकर वो पहाड़ की तरफ भागने लगता है। लेकिन जो वो पुलिस वाले थे वो लोग रुकते और कहते हैं, मिस्टर लैन आप ये नहीं जा सकते, क्योंकि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जो
पुलिस स्टेशन और वहाँ पर आपको उस लाश को देखना होगा। तब जो भांगजी था वो कहता ठीक है मैं चलूँगा और ये कह के वो तुरंत पुलिस वालों के साथ जाने लगता और फिर वो पुलिस वालों के साथ चला जाता और पीछे जो लैन शिचान थे और सिया थे वो एक कार में जाते हैं और सीसी और मिसेस लैन एक कार में जाते हैं पुलिस स्टेशन। आखिर में उन्हें भी तो देखना है विंग को, विंग कैसे मरा हुआ है। और जब वो लोग पुलिस स्टेशन कुछ टाइम में पहुँचते तब वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई थी जो बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में थी। उस बॉडी को जैसे लग रहा था किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो और वहाँ पे बता दिया जाता है कि जो बॉडी है उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसको गला घोट के मारा गया क्योंकि उस बॉडी का जो फेस था वो पूरा ख़राब हो चुका था। उसकी बॉडी एकदम जैसे डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। और ये देख के वांगजी रोने लगता है। वांगजी को समझ में आता है कि विंग इतनी जल्दी उसके लाइफ से चला गया, विंग का चैप्टर इतनी जल्दी उसकी लाइफ से बंद हो गया। उसे तो बिलीव नहीं होता, वो रोए जा रहा था और वहीं पे उस लाश के पास ही बैठ जाता है और कहता है विंग तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए विंग, तुमने ऐसा क्यों किया विंग, तुम मेरे पास आए होते तुम्हें मैं सब कुछ बता देता विंग, मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये सब मजबूरी में किया विंग, मजबूरी में किया, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए विंग, क्यों चले गए। और वांगजी वहीं पे रोते रोते बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, मतलब जैसे 2 दिन के बाद का सीन। और वांगजी अभी हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में उसे होश आता है तभी उसके पास जो मैडम लैन थी वो आती और कहती है वांगजी बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दे रहे हो। विंग मैं जानती हूँ विंग मर चुका है, वो अब कभी नहीं आने वाला, तो तुम्हें अब विंग को भूल जाना चाहिए। और देखो सीसी तुम्हारा कितना ध्यान रखी है, तुम्हें अब सीसी को अपना लेना चाहिए। तभी जो वांगजी था वो अपने हाथों को अपनी मॉम के हाथ से हटा लेता और कहता है मॉम प्लीज़ आप ये बातें मत करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं, और प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोगों की वजह से मेरी विंग की जान गई है, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ ना किया होता ना तो मेरी विंग की जान कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं मॉम, आप लोगों की वजह से बस मेरा विंग मरा है, बस आप लोगों की वजह से। और ये कह के वांगजी एकदम फूट फूट के रोने लगा था। वांगजी की इतनी बुरी कंडीशन देख के जो मैडम लैन थी उनको भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उनकी आंखों में भी आंसू थे, वो भी रो जाती। और इधर जो सीसी थी वो आती और कहती है वांगजी तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो वांगजी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे एक बार चांस देकर तो देखो, तुम विंग को भूल जाओगे, तुम हमेशा के लिए विंग को भूल जाओगे और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगी, बस तुम्हें विंग से अट्रैक्शन है पर तुम सच्चा प्यार मुझसे करते हो। तब जो वांगजी था वो कहता तुम चुप रहो, तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, तुम चुप रहो, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ पे कोई थोड़ी देर भी और रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा सीसी, तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम यहाँ से चली जाओ सीसी। देखो मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता लेकिन अगर तुम लोगों ने फिर से मेरी विंग के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं ख़त्म कर दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि विंग चला गया तो वो हमेशा के लिए मेरे मन से चला गया, वो मर गया नहीं सीसी, वो हमेशा जिंदा रहेगा मेरे दिल में, हमेशा मैं विंग को याद करता रहूँगा, विंग हमेशा मेरा ओमेगा रहेगा, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे वो दूसरी दुनिया में हो। हाँ मुझे पता है कि विंग अब इस दुनिया में नहीं आ सकता मेरे पास, लेकिन मैं जब मरूंगा ना तब मैं विंग के पास उसके पास दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा उसके पास रहने के लिए, और तब मुझे सुकून मिलेगा। और तुम तो अपना ये सपना भूल ही जाओ, मैं तभी तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, मैं हमेशा विंग का था और विंग मेरा था और मैं हमेशा विंग का ही बन के रहूँगा सीसी, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सब सुन के सीसी को बहुत गुस्सा आती और वो कहती है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जो मैडम लैन थी वो कहती है सीसी देखो अभी तुम चली जाओ, वांगजी का दिमाग ठीक नहीं है और जब वांगजी कुछ ठीक रहेगा तब मैं तुम्हें बुला लूँगी, तुम आके वांगजी से मिल लेना, पर तुम्हें अभी जाना चाहिए सीसी। और ये कह के वो सीसी को भेज देती है और इधर जो सीसी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे जो अब सिया थी वो आई हुई थी, वो भी ये सब देख रही थी और उसे भी सच में बहुत बुरा लग रहा था। यही होता है हर बार, यही होता है जब इंसान जिंदा रहता है वो सबके साथ रहता है तब उसकी कदर नहीं होती है, और जब इंसान मर जाता है तब उसकी कदर सबको समझ में आती है। यही सब सिया सोच रही थी और कह रही थी जब तक उसके पास विंग था तब तक उसने विंग की कदर नहीं समझी, लेकिन आज उसको और उसके भाई को सबको पता चल रहा है विंग की कदर क्या थी। आज उन लोगों को पता चल रहा है कि विंग की उनकी लाइफ में अहमियत क्या थी। और हमें यहाँ से अब दिखाते हैं वांगजी को, वांगजी हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ था और वो कुछ खा पी नहीं रहा था, बस वो विंग की यादों में ही रहता था और विंग को याद करता था। विंग की एक फ़ोटो थी जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था और उसकी वो क्यूट सी स्माइल जो देख के वांगजी के फेस पे स्माइल आ गई थी, वो देख के वांगजी बस रोए जा रहा था और कह रहा था विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो, तुम्हारा वांगजी तुम्हें याद कर रहा है, विंग तुम्हें याद कर रहा है। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था,
मतलब वांगजी बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और ये सब देख के जो मैडम लान थी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रही थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, उनको ऐसे विंग को हमेशा मरने की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी और कभी भी ऐसे कोसना नहीं चाहिए था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो आपके मुंह से निकला रहता है वो बातें सच हो जाती है। इसलिए कभी भी हमें कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाता है अगर वही चीज़ उस इंसान के साथ हो जाती है जिसके बारे में हम बुरा बोले होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यही सब पछतावा उनको अब अंदर से खा रहा था और वो कह रही थी सब मेरी गलती है, बस मेरी गलती, मुझे समझना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि वांगजी एक दूसरे के लिए ही, लेकिन मेरी गलती है। मैंने अगर उसको इतना ज़्यादा ना कहा होता, इतना ज़्यादा ना सुनाया होता तो वो आज ये कदम नहीं उठाता, वो आज यहाँ से नहीं जाता। यही सब मैडम लैन के अंदर चल रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा ही अपने रूम में बैठ के रो रही थी। और वहाँ पे रोते हुए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अब वांगजी को दिखाते, वांगजी को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया था, घर जाने को बोल दिया था। और वांगजी अब घर आया था और घर पे आने के बाद वो पूरे घर को देख रहा था और पूरा घर जैसे उसे काटने को दौड़ रहा था। वो पूरे घर को देख रहा था लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हर जगह उसे बस विंग याद आ रहा था। वो जब डाइनिंग टेबल पे देख रहा था तब उसे विंग याद आ रहा था, कैसे विंग यहाँ पे डिनर लगाता था, लंच लगाता था, ब्रेकफास्ट लगाता था। और जब सोफे को देख रहा था तब देखता था कैसे विंग वहाँ जो विंडो के किनारे जो कुछ सोफे लगे हुए हैं कुछ, बस वहाँ पे विंग जाके बैठता था अकेले में और विंग अपनी कॉफ़ी एंजॉय करता था। फिर वांगजी सीढ़ियों को पकड़ते हुए अपनी आंखों से आंसू गिराते हुए धीरे धीरे ऊपर जाता है लैन शिचान के साथ। और वांगजी जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है वैसे पूरा रूम देखता है। पूरा रूम में बस उसे हर जगह विंग ही दिख रहा था, वो हर जगह विंग को देख रहा था। और फिर वो दरवाज़ा बंद करता है और दरवाज़ा बंद करके वो अंदर आता है और अंदर आके सब कुछ देखने लगा था, सब कुछ देख रहा था वो। और सोच रहा था विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। और ये कहते हुए वो अपनी आंखों से आंसू पोंछता और तभी उसे अब उसके बालकनी से आवाज़ आती है, लैन जान तुम आ गए। और ये सुनते ही विंग की आवाज़ सुनते ही वांगजी अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता और वो तुरंत बालकनी की तरफ देखता और बालकनी की तरफ उसे एक छाया दिखाई देता है, जो देख के वांगजी बहुत खुश हो जाता और वो तुरंत उस तरफ जाता और कहता है विंग विंग तुम यहीं हो, मुझे पता था तुम हमेशा यहाँ खड़े होकर चांद देखते थे ना, इसलिए तुम यहीं पे हो, तुम अभी भी यहीं हो विंग। और ये कह के वो जैसे ही बालकनी में जाता है वैसे ही वहाँ पे कोई नहीं था, एकदम शांति थी, सन्नाटा था। ये देख के वांगजी वहीं नीचे बैठ जाता और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते और वो कहता है विंग तुम कहाँ चले गए विंग, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ विंग चले आओ, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ विंग तुम चले आओ, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता विंग, नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग चले आओ प्लीज़। और ये कहते हुए वो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। और वो अब शाम से रात हो जाती है, उसी बालकनी में बैठा रह जाता और वहीं पे अभी भी बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे सिया आती है धीरे धीरे और वो देखती है अपने भाई की हालत और वो ये हालत देख के उससे रहा नहीं जाता और वो जाती है अपने भाई के पास और कहती है ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो ब्रदर, आपको उठो, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते और वैसे भी बाहर इतनी ठंड है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। और विंग अब वापस नहीं आएगा ब्रदर, नहीं आएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम चुप रहो सिया, तुम क्या जानती हो विंग के बारे में, विंग मेरा सब कुछ है और मैं जानता हूँ विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार करता था, मैं उसको हमेशा अपने पास रखना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे छोड़ के चला जाएगा। मैं हमेशा उसकी आंखों में वो चीज़ें देखता था, कितना ज़्यादा विंग उदास है, कितना ज़्यादा विंग बेचैन है, कितना ज़्यादा परेशान है अपने मॉम डैड को लेके। लेकिन मुझे नहीं पता था एक झूठ की वजह से, एक इतना सा झूठ की वजह से विंग अपनी जान दे देगा। तब जो सिया थी वो कहती है ब्रदर आपके लिए ये एक छोटा सा झूठ था, लेकिन जो विंग की लाइफ थी वो तो पूरा झूठ पे ही निर्भर हो गई थी ना। विंग अपने मॉम डैड के बारे में नहीं जानता था, वो जिसको अपना मॉम डैड समझा उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया। और फिर उसके बाद जब उसे उसके मॉम डैड के बारे में पता चला तब उसे पता चला ये फैमिली उससे कितनी नफरत करती है। तो विंग कैसे ज़िंदा रह सकता था ब्रदर, आपको विंग को संभालना चाहिए था। तब वांगजी कहता है मैं उसे संभालता नहीं क्या, मैं उसे संभालता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे चला जाएगा, सिया ऐसे चला जाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। तब जो सिया थी वो कहती है ब्रदर आप शांत हो जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रदर, आप विंग को और दुखी कर रहे हो। विंग मरने के बाद जहाँ भी होगा वहाँ पे वो सोच रहा होगा
ये कितना बुरा बात है कि आप ऐसे रो रहे हो। वो सच में अंदर ही अंदर तड़प रहा होगा, उसकी आत्मा तड़प रही होगी आपको ऐसे देख के। और चलिए कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया भी नहीं और हॉस्पिटल से और दवा भी खानी है। तब वांग जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे बस अपने बींग के हाथों का खाना पसंद था, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ सिया, कुछ भी नहीं खाऊंगा। और ये कह के वांग जी अभी भी रो रहा था। और इधर शिया थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो वांग जी को बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वांग जी संभल ही नहीं रहा था। और शिया सोचती है बींग तुमने ऐसा क्यों किया, बींग क्यों किया, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ बींग, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया बींग, मुझे बहुत दुखी हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये कहते उसकी आँख से भी आंसू छलक गए थे। फिर जो सिया थी वो कहती ठीक है गगा आप यहीं रहो, मैं यहीं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। और ये कह के वो नीचे चली जाती। और नीचे जब वो मैडम लैन को ये सब बता दिया तब मैडम लैन भी बहुत ज़्यादा ही दुखी थी। उन्हें भी अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वो नहीं सोची थी कि वांग जी की हालत ऐसी हो जाएगी। और वहाँ पर जो मिस्टर लैन थे वो बैठे होते और कहते हैं उसका नाटक कहते वो जल्दी ख़त्म करे और जल्दी से जो ऑफिस है उसको ज्वाइन करे, क्योंकि ऑफिस के हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं और उसे उस पर काम करना है। और उसकी वजह से मैं अपने ऑफिस में घाटा नहीं चाहता हूँ। तब जो लैन शिचन थे वो कहते हैं डैड आप तो थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाइए, वांग जी ने अपने हस्बैंड को खोया, अपने प्यार को खोया और आप क्या चाहते हैं कि वो ये सब भूल के जाए आपके ऑफिस में बस सुबह से शाम तक काम करे। आप कभी तो फीलिंग्स समझा करो डैड, आपने कभी भी किसी की भी फीलिंग्स की कदर नहीं की और आप ऐसा अभी बिहेव कर रहे हो। वांग जी की हालत देख के मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारे डैड हो, आप हमारे डैड हो डैड। तब जो मिस्टर लैन थे वो कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग चाहे जो सोचो, मुझे तो बस अपना रिजल्ट चाहिए, मुझे अपना कंपनी नंबर 1 पे चाहिए। तब शिशान कहता है ठीक है आप जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन आप वांग जी को परेशान नहीं करेंगे। वांग जी जब तक रहना चाहता है ऐसे तब तक वो रह सकता है और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरा भाई और ज़्यादा दर्द फील करे, वो और ज़्यादा दर्द में चला जाए। और ये कह के शिचान वहाँ से गुस्से में चली जाती क्योंकि उन्हें सच में अपने डैड के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा कौन इंसान करता है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, यही सब वो सोच रहे थे। और इधर जो वांग जी था वो अभी बैठा हुआ था रेलिंग के सहारे और वो कह रहा था विंग तुम कब आओगे, विंग तुम कब आओगे। और ये कहते हुए वो चाँद को देख रहा था और चाँद में विंग का हंसता हुआ फेस दिख रहा था वांग जी को। और वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे बस वो फेस देख के और कह रहा था विंग सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं एक घर का जहाँ पे एक ओमेगा जो बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ही सदमे में है। वो बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा है और कह रहा है मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या किया था, मेरी गलती क्या थी, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी और वो उस लड़के को गले लगा के कहती है बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने कुछ नहीं किया था, बस तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी, तुम्हारे हालात बुरे थे कि लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता बेटा। पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी बेटा, तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये कह के वो औरत इस लड़के को सहारा दे रही थी, हौसला दे रही थी। और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था और कह रहा था मैंने क्या किया था, सब ने मुझे धोखा दिया, मेरी मॉम मेरे डैड जिनके लिए मैं जान भी देने को तैयार था वो लोग तो मेरे मॉम डैड थे ही नहीं, मेरे काका मेरी शीशे वो लोग मेरे भाई बहन थे ही नहीं, मेरा हस्बैंड जिसने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे क्यों बचाया, मैं तो वहाँ पे मरने के लिए गया था पर आपने मुझे बचा लिया, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तब जो बूढ़ी औरत थी वो सर पे हाथ सहलाती और कहती है बेटा देखो भगवान सबको एक बार इंसान का जन्म देते हैं और वो भी पता नहीं कितने करोड़ों सालों बाद, तो हमें इस इंसान के जन्म को हमें ऐसे जाया नहीं करना देना चाहिए। और वैसे भी तुम जानते हो कि हम जब इंसान बनते हैं तब हम पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, उस हिसाब से हमारा अगला जन्म तय होता है। तो तुम अपने आप को ऐसे क्यों मारना चाहते हो, जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तब तक जियो। और वैसे भी कौन कहता है कि हमें दूसरों के सहारे जीना चाहिए, अरे तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। और वैसे भी इन लोगों को जो लोग तुम्हारी कदर ना करें उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसको तुम्हारी कदर नहीं है उन्हें कभी नहीं समझ में आएगा और जिनको तुम्हारी कदर है तुम्हें बस उनके पास रहनी चाहिए। तब विंग कहता हाँ
आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। मेरे अंदर किसी को नहीं थी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझसे प्यार करता हो, जो मुझे सच्चे दिल से अपना मानता हो, अपना फैमिली मेम्बर मानता हो। मेरे मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी ऐसे ही थे, सब के सब मुझसे नफ़रत करते थे, एक तरफ से सब नफ़रत करते थे। और जिनको मैंने अपना मॉम डैड माना, जिनसे मैंने इतना प्यार किया, वो लोग भी मुझसे इतनी नफ़रत करते थे, इतनी ज़्यादा नफ़रत की कि उन्होंने उन्होंने मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए ये सब किया, इतना सब कुछ कर डाला। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे मॉम डैड ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। मैं ये सब नहीं सह सकता, नहीं सह सकता। तब वो कहती हैं, देखो तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब सहना पड़ा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भोले थे, तुम ये दुनिया नहीं जानते थे। पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं सबको संभाल लूँगी, सबको संभाल लूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपना अब ध्यान रखो, और तुम ये मारने की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। अब तुम इतना सक्सेसफुल बनो कि लोग तुम्हें देख के बस मिसाल दे कि हाँ, ये लड़का था जिसके घर वालों ने उसे धोखा दिया, और आज वो लड़का इतना बड़ा इंसान बन चुका है। तुम ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही समझाती है उस लड़के को, और वो कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया ग्रैनी, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। और ये कहते वो अपने आंसुओं को पोंछता है। तब ग्रैनी कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो लड़का देखता है और कहता है, मेरा नाम। तब वो कहती है, अच्छा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम मोशैन्यू रहेगा। तब जो लड़का था वो कहता है, क्या मोशैन्यू? तब वो ग्रैनी कहती है, हाँ मेरा एक पोता था जिसका नाम मोशैन्यू था, और वो मर चुका है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही तड़पी थी, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन मुझे नहीं पता था आज उसको मरे हुए 2 साल हो गए, और वो वहीं पर मरा हुआ था जहाँ पे तुम मुझे मिले हो। तो आज से तुम मोशैन्यू हो। मोशैन्यू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, अब से तुम मेरे साथ रहना, और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे दूर, कहीं दूर। तब विंग कहता है, दूर? कहीं दूर मतलब? तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, तुम्हें नहीं पता कि अभी मैं कौन हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर में मैं कौन हूँ। और वैसे भी मैं चाइना में रहने वाली भी नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे अपने अपने बच्चे के ग्रेव पे आई थी, जिसको मुझे एक बार आने का मौका मिलता है साल भर में। आज ही के दिन उसकी मौत हुई थी, तो मैं उसके ग्रेव पे थी, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से अब लेके जाऊँगी अपने साथ, क्योंकि आज से तुम मोशैन्यू हो, ना कि तुम्हारा असली नाम। तब वो लड़का कहता, हाँ आप सही कह रही हो, मुझे अपने नाम के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ के मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं अब इस आइडेंटिटी को कैरी नहीं करूँगा, कभी नहीं कैरी करूँगा। और ये कह के वो वहीं पर उस ग्रैनी को गले लगाता है, और गले लगा के और ज़्यादा फूट के रोने लगता है। और ग्रैनी जो थी वो शांत करा दी और कह रही थी, देखो आज ये आखिरी बार है जो तुम उन लोगों के लिए अपने इन आंसुओं को बहा रहे हो, जो बहुत ज़्यादा ही कीमती हैं। और आज के बाद तुम कभी भी इन आंसुओं को उन जैसे यूज़लेस लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाएगा, तुम कभी नहीं रोओगे, कभी भी नहीं। ये तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। और मैं तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे अब प्यार करूँगी बस अपने बच्चे की तरह। तुम मेरे बच्चे हो, और आज के बाद मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ, सब कुछ। और ये कह के वो प्रॉमिस लेती है, और वो लड़का तुरंत उनकी तरफ देखता है, उनको ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर वो तुरंत उनके हाथों पे हाथ रख देता है और कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब से उन जैसे लोगों के लिए, जो लोग मुझसे नफरत करते थे, मैं उनके लिए कभी नहीं रहूँगा। और आज के बाद वो लोग मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं मैटर करते हैं, उन लोगों की कीमत मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, वो लोग मेरे लिए यूज़लेस लोग हैं। और ये कह के वो प्रॉमिस कर देता है, और फिर वहाँ से वो उससे उठाती है, क्योंकि अभी ये दोनों लोग अभी बैठे हुए थे एक होटल के रूम में, और कहती हैं, ठीक है मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध मतलब जो है वो तैयारी करवाती हूँ, और फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे मत आना। तब वो लड़का कहता है, हाँ आप सही कह रही हो, मैं आप ही के साथ जाऊँगा, और मैं यहाँ पे कभी लौट के नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता हूँ। और ये कह के फिर वहाँ से वो ग्रैनी चली जाती है, और ये लड़का अब अपने बिस्तर पर बैठ के बाहर देखने लगा था, और सोचने लगा था, चाइना अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, अब मैं चाइना तुमको गुड बाय कर दूंगा, और मैं यहाँ के लोगों को हमेशा के लिए अपने ज़िंदगी से, अपने जहन से निकाल फेंकूंगा, जैसे मुझे किसी की याद ना आए, मैं किसी की याद में तड़पूँ ना किसी की याद में रोऊं रात भर। और आज से मैं
मैं इन लोगों को यहीं भुला दूंगा और चाइना तुमको मैं गुड बाय कर दूंगा। और ये कह के वो अपने जो रूम था उसका कर्टन लगा देता है। और हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके वांग जी को दिखाते हैं और वांग जी अभी चाँद को देख रहा था। और जो वांग जी था वो कह रहा था, विंग मुझे पता है तुम आसमान से मुझे देख रहे होगे और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा हूँ। तुम देख लो विंग, तुम देख लो, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ विंग, तड़प रहा हूँ। देखो मैं कैसे हो गया हूँ तुम्हारे बिना। तुम आ जाओ विंग, प्लीज़ विंग मेरे पास आ जाओ। नहीं तो ये वांग जी तुम्हारे बिना कैसे जिएगा विंग, कैसे जिएगा नहीं पता। ये वांग जी तुम्हारे बिना कैसे जिएगा।